आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो आई थिंक मैंने सीटी से पहले जो लेक्चर लिया था उसमें ये टॉपिक आपका कवर हो गया था, इसमें हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल भी कवर कर लिया था, है ना। और इसके ऊपर इसके इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन सीटी क्लास टेस्ट में भी पूछा था, है ना। आई थिंक टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स अगर हमें निकालने हैं तो हम उससे निकालते थे Q इक्वल्स टू 2nl डिवाइड बाई लैम्डा, ऑपरेटिंग वेवलेंथ लैम्डा थी, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन निकालनी है मेरे को तो उसके लिए हमने देखा था कि ये सिंपली बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो दो अलग अलग मोड्स के बीच का जो फ्रीक्वेंसी का जो सेपरेशन था, जो डिफरेंस था, वो हमने निकाला था C डिवाइड बाई 2nl से। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी तो फिक्स है ही मेरी स्पीड लाइट की, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एल उस ऑप्टिकल जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का जो लेंथ है बेसिकली एल, तो उस एल के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी सेपरेशन निकाला था। जितनी एल ज़्यादा होगी उतना फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कम होगा। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें एल कम करना पड़ेगा, यानी जो क्रिस्टल की लेंथ हमने जो ली है, जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली अपने एलईडी या लेज़र को डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग इस एल की वैल्यू को चेंज करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करके फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दी मटीरियल्स एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल जो भी मेरे क्या कहते हैं ऑप्टिकल सोर्सेज हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जब कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है तो क्या पीएन जंक्शन से मैं किसी भी तरीके की लाइट को जनरेट कर सकता हूँ, लाइट को एमिट कर सकता हूँ, उस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ कि लाइट मेरी एमिट हो। तो उसको समझने के लिए हमें इसके फर्मी लेवल्स को और इसके कंडक्शन और वैलेंस बैंड को अलॉन्ग विद दी प्रोबेबिलिटी की इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यानी मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स मेरे किस एरिया में किस मटेरियल के लिए कौन से हैं, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, उसके हिसाब से हमारी लाइट जो एमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन देखूं जहां पर मैं देख सकते हो आप, यहाँ पर मेरा वैलेंस बैंड लिया है ना, और ये मेरा कंडक्शन बैंड है। तो आपको पता है कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो मेजॉरिटी यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और जो मेरे ये वाइट डॉट्स हैं इनको हम होल्स यानी होल्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वैलेंस बैंड के अंदर होंगे और हमारे कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज from the conduction band and the valence band is given by the energy band gap, that is Eg। तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो ये जो मेरा फर्मी लेवल है आइडियल स्टेट में अगर मैं बात करूं तो ये Eg/2 कंडक्शन बैंड से नीचे होगा और Eg/2 ही वैलेंस बैंड से ऊपर होगा, और उसका स्ट्रक्चर जो है लगभग इस टाइप का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपको पता लग जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि एक सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर होता है तो उसको हम फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से डिनोट करते हैं रादर देन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली है क्या, मैंने अभी आपको कई सारी थ्योरीज पढ़ा दी हैं, इन सारी थ्योरीज में आप अगर देखो तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है जहाँ पर अंडर कॉन्स्टेंट रूम टेम्परेचर और जब वो एक मटेरियल अपने स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज करना चाहेगा, मैंने थर्मल एक्साइटेशन भी दिया उसको, मैंने एक्सटर्नल सोर्स एक्साइटेशन भी दिया, लेकिन आफ्टर अगर मैं उस एक्साइटेशन को हटा लूँ तो थोड़ी देर बाद वो अपनी नेचुरल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। वो नेचुरल पोजीशन जो है वो अभी हमने दी थी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। लेकिन अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करता हूँ तो पीएन जंक्शन में यानी सेमीकंडक्टर्स में हम ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम की नॉर्मलाइजेशन स्टेट है उसको हम फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से देते हैं, फर्मी लेवल से देते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट थर्मल एनर्जी है एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर, टेम्परेचर T केल्विन में है, ठीक है, तो दैट इट विल बी फाउंड ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, है ना, E। ये जो है ये फर्मी लेवल या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से दी जाती है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से
डिनोट करते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मेरे को सफिशिएंट एनर्जी रखता है जिससे कि वो दूसरे बैंड में अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ई रखता है, उसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। नाउ दिस 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी। के आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T is the thermal temperature, absolute temperature in degree Kelvin, E उस पर्टिकुलर एनर्जी की स्टेट एनर्जी की वैल्यू कितनी है, और EF फर्मी लेवल कितनी है। तो ऑब्वियसली आप ध्यान से देखो, अगर मेरी EF की वैल्यू E से ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम नेगेटिव, मेरी वैल्यू कम आ जाएगी। और अगर मेरी E की वैल्यू EF से ज़्यादा है, मतलब EF की वैल्यू कम है, मतलब ये कुछ ऊपर वाली साइड में लाई कर रहा है, दैट मीन्स आई एम हैविंग मोर वैल्यू देन दी हम देखो ये वाली वैल्यू मेरी ज़्यादा कब होगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी जब E माइनस ई एफ की वैल्यू ज़्यादा हो। E माइनस ई एफ की वैल्यू ज़्यादा तब होगी जब E मेरा ज़्यादा हो। तो अगर मेरी एनर्जी फर्मी लेवल से ज़्यादा है यानी इस एरिया में है, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी प्रोबेबिलिटी, ये जो PE है ये कम है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन PE, ठीक है, कम है। और अगर मेरा EF की वैल्यू कम होगा ऑटोमेटिकली E से, तो ये वाला इस रीजन में आएगा, मतलब मेरी ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये मेरा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और इसके थ्रू हम लोग कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, P और N टाइप के सेमीकंडक्टर में आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था उसमें आपको ध्यान हो तो आपने फर्मी लेवल्स पढ़े थे। फर्मी लेवल्स अगर हम P और N टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर देखते हैं तो अलग अलग होते हैं। N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में फर्मी लेवल जो है वो टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है। आप देख सकते हो ये जो गैप है और जो ये वाला गैप है, ये वाले गैप में आप देख सकते हो कौन सा वाला कम है, दिस इज मिनिमम, दैट मीन्स फर्मी लेवल इज नियर टू द कंडक्शन बैंड इफ आई एम टॉकिंग टू दी N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ P टाइप में करता हूँ तो P टाइप में फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड की तरफ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में नहीं होते, यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। तो होल्स मेजॉरिटी में होते हैं तो कंडक्शन होता है बेसिकली होल्स की वजह से, तो होल्स की तरफ मेरा फर्मी लेवल ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। और चूंकि N टाइप में मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे तभी कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी, इसलिए फर्मी लेवल जो है मेरा वो टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड अप्रोच करेगा, ठीक है। P टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल मेरा होता है वैलेंस बैंड की तरफ, और मेरा N टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल होता है कंडक्शन बैंड की तरफ। अब जब मैं P और N टाइप के मटेरियल को दोनों को मिला देता हूँ तो मेरा PN जंक्शन बन जाता है, ठीक है। अब PN जंक्शन जब बनेगा तो उसमें फर्मी लेवल्स सेम हो जाएंगे, क्योंकि जब एक डिवाइस बनेगी तो उस डिवाइस का एक फर्मी लेवल होगा। N टाइप मटेरियल का एक सिंगल फर्मी लेवल है, P टाइप मटेरियल का एक सिंगल फर्मी लेवल है, लेकिन अगर मैं P और N को कंबाइन कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, है ना, उस स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो वो एक सिंगल डिवाइस होगी, जैसे कि P या N टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल थे। तो ऐसे केस में मेरा क्या होगा, ऐसे केस में मेरा P और N टाइप का फर्मी लेवल जो है वो दोनों मिल जाएंगे, एक लेवल पर आने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसको और इसको मिलना है, दैट मीन्स ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा और ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो द फर्मी लेवल विल लुक लाइक दिस, है ना। एंड दिस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज अवेलेबल एट द यू कैन से द डिप्लीशन रीजन। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, डोनर इम्प्योरिटी लेवल और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल, ठीक है। डोनर इम्प्योरिटी लेवल मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं वैलेंस बैंड की तरफ आएंगे, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे अपने आप को टूवर्ड्स दी वैलेंस बैंड, वो रिकम्बाइन हो जाएंगे वैलेंस बैंड के होल्स के साथ। दैट मीन्स यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी लेवल इज डिटरमाइंड विच इज नियर टू दी कंडक्शन बैंड, बिकॉज यहाँ पर डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर जो मेरा एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, एक्सेप्टर है मेरा होल, ठीक है। तो एक्सेप्टर है होल, और N टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, P टाइप की बात कर रहा हूँ। P टाइप में एक्सेप्टर है होल, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है वो कहाँ पर होगा, नियर टू दी एक्सेप्टर रीजन। एक्सेप्टर कौन सा मेरे, होल, तो होल के पास मेरा इम्प्योरिटी का, एक्सेप्टर का इम्प्योरिटी लेवल होगा, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अब अगर मैं आगे की स्ट्रक्चर पढ़ूँ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑप्टिकल एमिशन कैसे होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है।
तो उसको समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आप इस इमेज में देखो, ये एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज में मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंबाइन करा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे होल्स मेजॉरिटी में थे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो होल्स हैं, है ना, वाइट डॉट्स, ये मेरे होल्स ये ज़्यादा हैं। ठीक है, और शो नहीं हो रही है स्लाइड अभी। स्लाइड शो नहीं हो रही? नो सर। आप सब लोग, आप किसी को हो रही है स्लाइड शो? यस सर, हो रही है। बेटा आप एक बार रिकनेक्ट करो अपने आप को, स्लाइड तो शो हो रही है। ठीक है, ओके। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर मेरे होल्स मेजॉरिटी में है ना। जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो कंबाइन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी हैं ऑटोमेटिकली, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये दिखा रखे हैं, 2 ब्लैक डॉट्स, बाकी सारे वाइट डॉट्स। ठीक है, और एन टाइप में मेरे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। आप देख सकते हो ब्लैक डॉट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाइट डॉट। वाइट डॉट केवल एक है, ब्लैक डॉट मेरे 7-8 है। ठीक है, तो मैं इस एन टाइप में मेरा डोनर इम्प्योरिटी लेवल था, मतलब मैं पॉजिटिव चार्जेस मेरे पास आएगा, क्योंकि जब ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव, ये जो दिखा रखा है ना, ये चार्जेस कैरियर्स दिखा रखे हैं, ये आयंस हैं बेसिकली, ये नेगेटिव होंगे पी टाइप में और एन टाइप में पॉजिटिव होंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बेसिकली जब ये डिप्लीशन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये इतने पोर्शन में थे, है ना, इतने पोर्शन में पी था मेरा और उतने पोर्शन में बाकी रिमेनिंग पोर्शन में एन था। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इस वाली लेयर में मेरे होल्स ज़्यादा होंगे, इस वाली लेयर में मेरे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन होंगे। जब कंबाइन होंगे के बाद लॉजिकली आयन या एटम तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम ये बोलेंगे थ्रू आउट कि मेरा पी टाइप में चूँकि एक्सेप्टर ज़्यादा है, तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पर मेरा नेगेटिव, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन आएगी आयन की नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज आएगा। और चूँकि ये मेरा डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए इस डिप्लीशन लेयर के एन वाली साइड पे मेरे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं, और पी वाली साइड पर डिप्लीशन के मेरे नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब लॉजिकली अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो जो मैं फर्मी लेवल बता रहा था आपको, देखो फर्मी लेवल मेरा पी मटेरियल का टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड था, है ना, और एन के लिए, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए मेरा वैलेंस कंडक्शन बैंड की तरफ था, ये वैलेंस बैंड की तरफ था। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों एक लेवल पर आ चुके हैं। ये जो फर्मी लेवल है उस पूरे डिवाइस का, अब वो ये वाला बन चुका है ना, ये फर्मी लेवल हो चुका है ये। ठीक है, कांस्टेंट लाइन जो मैं दिखा रही है, ये एक फर्मी लेवल का अब फंक्शन बन चुका है फर्मी लेवल का इस चीज़ से। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं। ठीक, यहाँ पर मेरे नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है, यहाँ पर मेरे पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है, क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर के हिसाब से यू कैन क्लियरली सी कि इस रीजन में, पी टाइप के रीजन में मेरे होल ज़्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और इस रीजन में आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, अब लॉजिकली, अब जब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इम्प्योरिटीज़ और चार्ज कैरियर है पी एन जंक्शन पर, वो क्या है, और ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। नाउ अब कमिंग टू दी कि ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है पोटेंशियल बैरियर का। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि उस मटेरियल की डोपिंग कितनी है, मतलब एन और पी से जो मैंने डोप करा है वो कितनी रीजन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि मैंने वोल्टेज कितनी ला रखी है, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। ये जो मैंने कंडीशन शो करी है आपको, ये एट नो बायस, कोई भी बायस नहीं ला रखा मैंने, पॉजिटिव फॉरवर्ड या रिवर्स नेगेटिव कोई भी वोल्टेज नहीं लगाई है। तो ये नॉर्मल अंडर नो बायस कंडीशन ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं फॉरवर्ड बायस लगाऊंगा तो ये डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस करेगा। जब फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, यहाँ पर पी, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज, है ना। जब यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज लगाऊंगा ऑटोमेटिकली, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर की तरफ आएंगे, होल ज़्यादा उधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करेगा, नेगेटिव होल्स को ट्रैक करेगा, और डिप्लीशन लेयर मेरी कंपैरेटिवली छोटी होती चली जाएगी। ठीक है,
और जब डिप्लीशन लेयर छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली मैं ये बोलूँगा कि मेरा पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन को अभी इतना एरिया क्रॉस करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, लेकिन अब जब मैंने पोटेंशियल लगा लिया तो अब इलेक्ट्रॉन को इतना एरिया क्रॉस करना है, तो ऑटोमेटिकली ये एरिया कम हो गया ना एज कम्पेयर टू दिस, है ना, ये वाला एरिया कम हो गया एज कम्पेयर टू दिस एरिया, तो ऑटोमेटिकली ये पोटेंशियल बैरियर इस पॉजिटिव बायस में यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स बायस कर दूं, तो रिवर्स बायस में ये डिप्लीशन रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्स को अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास कैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव दिया और यहाँ पर निगेटिव दिया रिवर्स बायस में, है ना, तो डिप्लीशन लेयर थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब अब पोटेंशियल बैरियर थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन है फॉरवर्ड बायस की, ठीक है, ये सिचुएशन मेरी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कैरियर रिकॉम्बिनेशन को या फिर एमिशन ऑफ लाइट को अलाउ करती है। कैसे अलाउ करेगी, इसको हम इस स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर देखते हैं। देखो, जब भी मेरी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी किसी भी रीजन में, माइनॉरिटी कैरियर्स पे दूसरी रीजन में, है ना, मैंने पॉजिटिव बायस लगाया, यहाँ पर मेरा P था, है ना, यहाँ पर मेरा P था और यहाँ पर मेरा N था, है ना, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव वोल्टेज लगाई है। ठीक है, तो लॉजिकली क्या होगा, P यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना, और इधर की तरफ जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा होल। ठीक है, अब लॉजिकली यहाँ पर मेरे होल्स ज़्यादा हैं, मोर होल्स हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि P टाइप मटेरियल है, और इस एरिया में N के अंदर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे, है ना, तो मैं क्या क्या बोलूँगा इसमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं, लेकिन जब मैं बायसिंग कंडीशन लगा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहे हैं, है ना, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो जब बाइसिंग हो रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, यहाँ पर होल्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, लॉजिकली मेरे पास क्या होना चाहिए, लॉजिकली ये होना चाहिए कि जब भी मैं कोई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो माइनॉरिटी कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना भाई। यहाँ पर मेरे माइनॉरिटी कैरियर क्या थे, यहाँ पर मेरे माइनॉरिटी कैरियर थे इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, ये इलेक्ट्रॉन जो थे मेरे माइनॉरिटी कैरियर्स थे, है ना, तो अब पॉजिटिव बायस में ये मेरे बढ़ रहे हैं। सिमिलरली इधर यहाँ पर होल्स मेरे बढ़ रहे हैं, ये भी एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये मेरे बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब मेरे माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में मेरे माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर, अक्रॉस द बैंड गैप। ठीक है, इस रीजन में मेरा रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। बेसिकली जब यहाँ पर होल ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो नहीं सकती बिकॉज माइनॉरिटी कैरियर मेरे कम ही होंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसके होल से कंबाइन करता जाएगा और एक कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर मैं बोलूँगा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और इस रिकॉम्बिनेशन को आप इस फिगर से देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे एन टाइप में, जैसे मैंने पॉजिटिव बायस लगाया, है ना, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव बायस लगाया, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ गए ऑटोमेटिकली, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पर मेजॉरिटी किस चीज़ की है, होल्स की मेजॉरिटी है, तो होल्स की मेजॉरिटी है तो ऑटोमेटिकली होल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन हो गए होल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आए और वैलेंस बैंड पर आकर के ये इन वाले होल से रिकम्बाइन हो गए। जब ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो एक फोटोन रिलीज होगा, और वो फोटोन रिलीज होगा किसका, जो बैंड गैप एनर्जी है उस फ्रीक्वेंसी के बराबर का। सिमिलरली अगर यहाँ पर होल्स इधर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली होल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि होल्स रिकम्बाइन होंगे, तो होल्स रिकम्बाइन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन तो वही है, होल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे केस में एक
फोटोन रिलीज हो रहा है। अभी तक अब ये कंफ्यूज मत होना कि अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आते हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, लेकिन होल्स ऊपर की तरफ कैसे जा रहे हैं? ऑटोमेटिकली जब मेरा एक कंडक्टर मटेरियल था तो वहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब मेरे पास सेमी कंडक्टर मटेरियल है तो कंडक्टिविटी दोनों चीज़ों की वजह से है, होल्स की वजह से भी है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी है। और ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगा कि रिकॉम्बिनेशन चाहे तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए तब हो सकता है, या चाहे तो होल ऊपर चले जाए तब हो सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से ही मेरा एक फोटोन रिलीज होगा, और उसकी एनर्जी क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द बैंड गैप दैट इज गिवन बाय ई जी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि ये ऑप्टिकल एमिशन है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद बेसिकली मैं ऑप्टिकल लाइट को एमिट करवा पा रहा हूँ, यानी मैंने पॉजिटिव बायस पर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस को अचीव कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक सेंस में मैंने अपने स्ट्रक्चर को, पीएन जंक्शन डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायस में लगा करके क्या करा, फोटॉन्स को रिलीज करा। फोटॉन्स मतलब लाइट को रिलीज करा, और ये लाइट बेसिकली स्पॉन्टेनियसली एमिट हो रही है, इसीलिए स्पॉन्टेनियस एमिशन है लाइट का across the diode structure which is also known as electroluminescence। तो अगर आपसे पूछा जाए कि explain electroluminescence, तो आप क्या explain करोगे? It is not related to spontaneous emission of the general material, it is electroluminescence, that is spontaneous emission of light from the diode from the PN junction under the application of positive forward bias या under the application of electric field, positive electric field। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आपको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर रिकॉम्बिनेशन। बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे पीएन जंक्शन डायोड में अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो कैरियर रिकॉम्बिनेशन ही है मेरा, जो कुल मिलाकर के ये बताएगा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कंबाइन करके एक फोटोन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जब भी देखता हूँ तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन पे मेरा एक लाइट यानी फोटोन रिलीज होता है, जो कि जंक्शन के पास होगा। जंक्शन मतलब जहाँ पर मेरे दोनों मटेरियल कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर रिकॉम्बिनेशन पूरे डायोड स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं अगर हो रहा होगा, तो होगा क्या इसकी वजह से? कैरियर्स जो है वो डिफ्यूज होंगे क्रॉस दी जंक्शन रीजन, और ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कभी भी अपनी लाइट को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर थ्रू आउट दी स्ट्रक्चर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, पी के अंदर भी हो रहा है, एन के अंदर भी हो रहा है, और उस डिप्लीशन लेयर के अंदर भी हो रहा है, तो लॉजिकली मेरे लिए बड़ा टिपिकल होगा कि मैं उस लाइट को एक प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन के साथ एमिट कर पाऊँ। क्योंकि एक फोटोन रिलीज हुआ सपोज, एक फोटोन रिलीज हुआ सपोज इस एरिया में, एक फोटोन रिलीज हुआ सपोज इस एरिया में, एक फोटोन रिलीज हुआ यहाँ पे, 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 ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा एरिया है, छोटे छोटे, क्योंकि फोटोन या इलेक्ट्रॉन्स का साइज तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा, है ना। तो दो कॉम्बिनेशन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, और ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा ये कि मैं अगर लाइट को एमिट कराना चाहता हूँ तो वो क्रॉस दिस रीजन पीएन जंक्शन। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफाइन करूँ जिससे कि मैं इस पीएन जंक्शन के थ्रू ही अपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रिकम्बाइन करा पाऊँ। द अमाउंट ऑफ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, यानी जो मेरा फोटोन को रिलीज कर रहा है ना, एक रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है, एक नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है। तो नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन जो है वो मेरा फोटोन रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो एंड द एरिया एंड द एमिशन एरिया विद इन द स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट, किस पर डिपेंड करता है कि मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है और उस डिवाइस का फैब्रिकेशन कैसे हुआ, है ना। अब सपोज मैं कई सारे टाइप के मेरे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलिकॉन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जर्मेनियम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास गैलियम आर्सेनाइड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंडियम GaAl वाला भी है ना। ऐसे कई सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, तो लॉजिकली मैं उनको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, कैसे उसको फैब्रिकेट कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो एमिशन एरिया है कि किस एरिया में वो एमिट करेगा फोटोन को, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर।
मेरी डिप्लीशन लेयर जितनी ज़्यादा होगी उतना मेरा एमिशन एरिया ज़्यादा होगा, जितना मेरा डिप्लीशन लेयर कम होगा उतना मेरा एरिया भी कम होगा। तो अगर मैं डिप्लीशन लेयर को कम करना चाहूँ, दैट मीन्स मेरे पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं डोपिंग को ज़्यादा बढ़ा दूँ तो डिप्लीशन लेयर मेरा कम हो जाएगा। उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। डोपिंग अगर मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली डिप्लीशन लेयर इतनी छोटी हो गई कि हो सकता है शायद इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होने से पहले ही वो दूसरी साइड पहुंच जाए, रिकम्बाइन ना हो। देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन हो जाए। तो अल्टीमेटली मैं कुल मिलाकर के यही चाहूँगा कि मेरा हमेशा एक रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन हो, जिससे कि मैं लाइट को इफेक्टिवली एमिनेट कर पाऊँ उस स्ट्रक्चर से। अब दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे। एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। ये दोनों बैंड गैप मटेरियल के थ्रू या जो कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट बैंड गैप अगर है दैट मीन्स जो उसका स्ट्रक्चर है वो सीधे सीधे रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन देगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बैंड गैप अगर मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो वो रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव दोनों टाइप के रिकॉम्बिनेशन मेरे को प्रोवाइड करेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपने FED फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल डिवाइसेस वाला सब्जेक्ट है जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो तो आपने ये पढ़ा होगा 100% कि ये मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम होता है मेरा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में वी शो कि बैंड गैप एनर्जी कितनी है। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी मैंने यहाँ पर डिनोट करी है। अब इस किसी भी मटेरियल के लिए वैलेंस बैंड हमेशा नीचे की तरफ होगा और कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है, मतलब मैंने यहाँ पर होल्स दिखाने की कोशिश करी है, पॉजिटिव चार्जेस सिंपल, और यहाँ पर माइनस माइनस दिखा रखा है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग दी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कुछ भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, होल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ वाले होल्स की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन इस वाले होल से जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन और होल का, और जब ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो ऑटोमेटिकली एक फोटोन रिलीज होगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी, EDIR। यहाँ पर DIR मतलब डायरेक्ट बैंड गैप एनर्जी, EDIR यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जस्ट एग्जैक्टली सेम कितनी बैंड गैप एनर्जी है, दैट इज दी डायरेक्ट बैंड गैप एनर्जी, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रोबेबल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ है कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में होल्स हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अपनी एनर्जी तो वो सीधे सीधे डायरेक्टली वो नीचे की तरफ यानी वैलेंस बैंड की तरफ आ जाएगा और सेम मोमेंटम वैल्यू रखते होंगे। अगर मोमेंटम वैल्यू यहाँ पर इस होल की इतनी है तो वो उसी होल से कंबाइन होगा जिसकी मोमेंटम वैल्यू इतनी होगी। अगर मैं डायरेक्ट बैंड गैप रिकॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो ठीक है, सेम मोमेंटम वैल्यू, ये मोमेंटम है, मतलब अगर x की वैल्यू सेम है तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे नीचे आ जाएगा और उसी मोमेंटम वाले होल के साथ मर्ज हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा और एक फोटोन को रिलीज कर देगा। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में थोड़ी सी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम मेरा चेंज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा मोमेंटम डिफरेंट है ना। इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा है, होल्स इधर ज़्यादा है, इसके जस्ट नीचे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, और ये ही मोमेंटम शिफ्ट है, ये मोमेंटम है बेसिकली। मोमेंटम अगर मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को सेम मोमेंटम में रिकॉम्बिनेशन होगा। जब मेरा रिकॉम्बिनेशन होता है, फोटोन रिलीज होता है, तो हमेशा सेम मोमेंटम में होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर नॉन रेडिएटिव और रेडिएटिव एनर्जी रिलीज होगी। आप ध्यान से देखो, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपना मोमेंटम रिलीज करेगा यानी इस वाले पोजीशन पर आएगा सेम मोमेंटम में जिस मोमेंटम में मेरे होल्स को रिकम्बाइन करना है, तो यहाँ पर वो एक नॉन रेडिएटिव एनर्जी को रिलीज करेगा। ये नॉन रेडिएटिव एनर्जी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये मेरी थर्मल स्कैटरिंग हो सकती है या वाइब्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना। ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो फोटोन को रिलीज नहीं करेगा बट अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है किसी और मोमेंटम वैल्यू को अचीव करने के लिए, लोअर मोमेंटम को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन हायर मोमेंटम स्टेट में था, ये लोअर मोमेंटम स्टेट में आया
आफ्टर रिलीजिंग सम एनर्जी, दैट इज द नॉन रेडिएटिव एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर उसने कोई फोटोन रिलीज नहीं करा, ध्यान से देखो, इस वाले से इस लेवल तक आया तो उसने कोई फोटोन रिलीज नहीं करा, है ना। और ये एनर्जी का मोमेंटम क्या था, इस एनर्जी का मोमेंटम था इस वाली वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, ये मोमेंटम की वैल्यू है। तो ऑटोमेटिकली अब ये इलेक्ट्रॉन इस मोमेंटम के होल से कंबाइन होगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा कंबाइन होने के लिए, तो ऑटोमेटिकली इस सेम मोमेंटम वाले होल्स को रिकम्बाइन होगा और फिर एक फोटोन रिलीज करेगा। अब लॉजिकली आप ध्यान से देखो तो इसकी एनर्जी थी इतनी, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ था ना, ठीक है, और उसकी होल्स की एनर्जी थी इतनी, है ना। तो लॉजिकली एक फोटोन इस एनर्जी का रिलीज होना चाहिए, लेकिन जब वो मोमेंटम रिलीज करेगा तो उसने कुछ एनर्जी लॉस करा, और उसने कितनी एनर्जी का लॉस करा, उसने इतनी एनर्जी का लॉस करा। तो अब ये एनर्जी फोटोन की एनर्जी में इंक्लूड नहीं होगी, जो एनर्जी फोटोन की एनर्जी में इंक्लूड होगी वो होगी इस लेवल से जहां पर वो मोमेंटम को रिलीज कर चुका है अपने, और एक लोअर मोमेंटम वैल्यू को अचीव कर चुका है। वहां पर जो एनर्जी लेवल है उससे नीचे, यानी कंडक्शन उससे वैलेंस बैंड की तरफ जो बैंड गैप है, वो बैंड गैप है फोटोन की एनर्जी का होगा। इन वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर उसको कोई मोमेंटम डिक्रीज हो, बट उसकी वैल्यू एनर्जी की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। हाउएवर दिस इज वेरी वेरी रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन, बट देयर मे बी पॉसिबिलिटी। इस पॉइंट में बताना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, हम हालांकि पूरे सिलेबस में कभी भी इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे कि हम मोमेंटम कम कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर। तो ऐसे केस में फोटोन की एनर्जी में थोड़ा सा फोटोन वो रिलीज होगा इस एनर्जी में। और लॉजिकली देखोगे आप तो कायदे में उसने इतनी एनर्जी का इंक्रीमेंट करा है। तो ये देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा रखा है प्लस EPH, और ये जो EPH है ये क्या है, ये बेसिकली फोनॉन की एनर्जी है। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने थोड़ा सा एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा, कीपिंग द लॉस ऑफ द मोमेंटम एनर्जी का लॉस करने के बाद भी वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा सेम मोमेंटम की वैल्यू में, जिसमें होल को रिकम्बाइन होना है। तब वो फोटोन रिलीज करेगा, उसकी एनर्जी जो होगी वो उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल प्लस जो मेरी फोनॉन की एनर्जी है उसके एडिशन के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि उसने मोमेंटम को तो डिक्रीज करा, लेकिन उसने फोनॉन की एनर्जी को इंक्रीज करा। ठीक है, यहाँ पर बैंड टू बैंड रिकॉम्बिनेशन है ना, वो क्या करेगा, वो थर्ड पार्टिकल को इन्वॉल्व करेगा, जिससे कि मोमेंटम कंजर्व रहे। और वो थर्ड पार्टिकल क्या है, वो थर्ड पार्टिकल है फोनॉन। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू या फिर थर्मल एनर्जी का डिसिपेशन, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे मेजॉरिटी कैरियर्स को, दूसरे कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी को देने में दे सकता है। वो आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। ठीक है, अब इसके कौन कौन से मटेरियल्स हैं, कितनी कितनी उनकी एनर्जी होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये डायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप का मटेरियल। देखो, जो आप इसको तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। अगर इनका मोमेंटम सेम है, देखो आप ध्यान से, अगर सेम मोमेंटम है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इस मोमेंटम वैल्यू पर होल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सीधे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा विदाउट एनी लॉस ऑफ द मोमेंटम, और एक फोटोन रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसने पहले मोमेंटम को रिलीज करा बाय मीन्स ऑफ सम फोनॉन या क्रिस्टल लैटिस वाइब्रेशंस विद थर्मल एनर्जी, है ना, और उसने मोमेंटम को लूज करा। और मोमेंटम को लूज करने पर वो हो सकता है सेम वैल्यू एनर्जी की रखे, या वो एनर्जी की वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज करे, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा यूज कर रहा है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है। वो एक फोनॉन रिलीज करेगा, ये फोनॉन रिलीज हुआ है, फोनॉन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस वाइब्रेशंस है बेसिकली। और उसके बाद जब ये अपना मोमेंटम को लूज करके इधर आ गया, मोमेंटम होल के मोमेंटम की वैल्यू के बराबर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसमें रिकॉम्बिनेशन होगा उस सेम मोमेंटम की वैल्यू, सेम मोमेंटम की होल से वो रिकम्बाइन हो जाएगा और एक फोटोन रिलीज कर जाएगा। ये मेरे दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप्स रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल को दिखाना रहा है ना। ये 3 और 5 ग्रुप के कंपाउंड जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है ना, GaSp, इंडियम आर्सेनाइड या InSb, ठीक है। ये इनकी इतनी वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कंपैरेटिवली, आप देख सकते हो ध्यान से कि ये थर्ड फिफ्थ मटेरियल है, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के, +3 या +5 या -3 या -5, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ मटेरियल हैं जो कि डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल रखते हैं, लेकिन सारे थर्ड फिफ्थ एलिमेंट नहीं हैं ऐसे जो कि डायरेक्ट बैंड गैप रखते हों। कुछ इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले भी हैं जो कि थर्ड फिफ्थ ग्रुप से कंबाइन रखते हैं और उसकी वैल्यू है गैलियम फॉस्फेट, GaP, ठीक है। सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, ये सीधे सीधे इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, ठीक है। इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है मतलब ये इस अलग अलग मोमेंटम की वैल्यू रखते हैं, अलग अलग वेव वेक्टर रखते हैं। तो पहले ये फोनॉन रिलीज करेंगे क्रिस्टल लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू एंड देन दे विल रिकम्बाइन। तो सिंपल मेरा आप ये देख सकते हो कि ये जो मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्रुप है ना, वो प्लस थर्ड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स वो भी डायरेक्ट बैंड गैप इनडायरेक्ट बैंड गैप से जुड़ करके कुछ हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेजिंग एक्शन होता है इन स्ट्रक्चर के थ्रू, क्या मैथमेटिक्स है उसके पीछे, सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर क्या होता है, कैसे वो बेसिकली काम करता है ना, और हेटेरो जंक्शंस क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ शायद मेजर रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस और बता देता हूँ मैं कि कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है रेडिएटिव फॉर्म में, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। तो कई सारे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हैं जो कि रेडिएटिव फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ, एक होता है कंडक्शन टू वैलेंस बैंड, यानी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। अगर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन है दैट मीन्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड सीधे एक बैंड गैप एनर्जी को मेंटेन करते हुए एक इलेक्ट्रॉन को और होल के साथ रिकम्बाइन कराते हैं और यहाँ पर एक फोटॉन रिलीज होता है। उसको बोलते हैं बैंड टू बैंड, यानी कंडक्शन टू वैलेंस बैंड रिकॉम्बिनेशन, कंडक्शन टू वैलेंस बैंड ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांजिशन प्रोसेस क्या हो सकता है? वो हो सकती है अगर मैं कुछ डोनर या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल से ट्रांजिशन करना चाहूँ तो, है ना। तो अगर मैं कंडक्शन बैंड में देखूँ तो कंडक्शन बैंड यानी कंडक्शन बैंड ऊपर वाला है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड के पास हमेशा क्या है? डोनर इम्प्योरिटी लेवल है ना। वैलेंस बैंड के पास क्या है? हमेशा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है। तो अगर कोई ऐसा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जो कि कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी लेवल तक रिकम्बाइन हो रहा है, या डोनर की इम्प्योरिटी लेवल से लेकर के वैलेंस बैंड तक ट्रांजिशन हो रहा है, उसको बोलते हैं ये कंडक्शन बैंड टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या डोनर इम्प्योरिटी टू वैलेंस बैंड। देखो ये यहाँ से कंडक्शन बैंड से कहाँ तक हो? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी तक हो, या फिर एक डोनर इम्प्योरिटी लेवल से लेकर के कहाँ तक हो? वो सीधे वैलेंस बैंड तक हो। अगर इन टाइप की कोई भी ट्रांजिशन है, रिकॉम्बिनेशन है, तो वो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर भी हो सकता है। ये चीज़ देखो आप, ये चीज़ जो है ये बेसिकली उस डिप्लीशन लेयर के अंदर आएगी और ये मैं प्योरली की ओर पीएन जंक्शन की कर रहा हूँ, क्योंकि पीएन जंक्शन में हम ये स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं इजीली। डोनर इम्प्योरिटी लेवल और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल केवल पीएन जंक्शन में अवेलेबल होंगे, मटेरियल में सिंपल या केवल मेटल में अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि अगर वो डोनर इम्प्योरिटी से एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की तरफ आए, है ना। एक रिकॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि वो इस लेवल से इस लेवल के बीच में भी आए, है ना। अभी तो मैंने क्या है, अभी तो मैंने ये लिया है कि एक कंडक्शन बैंड से एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी तक आया या डोनर से वैलेंस बैंड तक आया, मतलब या कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड लिया है। अगर कोई इन बिटवीन डोनर इम्प्योरिटी लेवल से एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल तक भी रिकॉम्बिनेशन होता है तो वो भी एक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ट्रांजिशन, ठीक है। और उसके बाद चौथा है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक इम्प्योरिटी टू वैलेंस बैंड। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक इम्प्योरिटी क्या चीज़ होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बेसिकली
जब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो वहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इम्प्योरिटी की बात करता हूँ। तो अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, किसी दूसरे टेम्परेचर की बात करता हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से अगर वो वैलेंस बैंड की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मेरा जो डोनर इम्प्योरिटी लेवल से में जो क्या कह सकते हैं एक तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से पहले अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑटोमेटिकली कंबाइन होगा कहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन होगा जो कि वैलेंस बैंड के अंदर है, और वो बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप। ठीक है, अब स्टिमुलेटेड एमिशन एंड लेजिंग विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है।